मौसम की करवट बदलने के साथ एक और जहां पारा बढ़ने लगा है, तो वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी मुद्दों के चलते गर्माहट है, आरोप है, वार पलटवार है और मुद्दों की भरमार है, जिसके इर्द गिर्द फिर से सुनाई देने लगे राम, गाय और राष्ट्रवाद है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राम पथ गमन के मुद्दे पर सियासत देखने को मिल रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि जल्द ही राम पथ गमन न्यास बनाया जाएगा, कमेटी गठित की जाएगी, जिसके बाद बनेगा न्यास। हम चाहते हैं कि आने वाले एक साल में राम वनगमन पथ, उसकी जो गति थी उसको बहुत तीव्रता देने के लिए हमने धर्मस्व विभाग से निकालकर उसको संस्कृति में शामिल किया। राम वनगमन पथ न्यास बनाकर निर्धारित समय सीमा में उसको पूर्णता प्रदान करने की। इधर कांग्रेस और भाजपा के बीच वार पलटवार दिखा। कांग्रेस बोली भाजपा करती है राम के नाम पर सिर्फ राजनीति। भाजपा बोली जिन्होंने नकारा राम का अस्तित्व वो क्या करते हैं, हमसे सवाल। राम वनगमन पथ की विशेषता ये है कि 14 साल में से भगवान राम 11 साल वनों में मध्य प्रदेश में रहे, चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक। तो इसका पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था। ये 17 साल इनकी सरकार रही, 15 साल कुछ नहीं किया इन्होंने। और राम की बात करते हैं तो भगवान राम का, रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में, उसका ताला अगर किसी ने खुलवाया था तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। जो इस तरह की बातें भगवान राम के बारे में करते हैं, केवल राजनीतिक स्टैंड है इनका। इनने उसमें कुछ नहीं किया और इसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे, न करेंगे। ये कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जो शपथ पत्र पर भी झूठ बोलता। उनने झूठ बोलकर, आप जानते हैं, सब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया था कि राम तो इस देश में हुए ही नहीं, ये तो कपोल कल्पित कल्पना है। तो जो राजनीतिक दल इस प्रकार की बात शपथ पत्र पर करता हो, वो राम वन गमन पथ के निर्माण के संकल्पना भी कैसे कर सकता है। यूं तो सियासत में राम नए नहीं है। द्वापर से लेकर कलयुग तक राजनीति में राम के नाम की होड़ रही है, लेकिन सियासत में वक्त के साथ बदलता विपक्ष का रुख भाजपा को निशाना साधने का मौका दे ही देता है और सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस भाजपा के निशाने पर आ जाती है। गौर हो, महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश में होने वाले भव्य आयोजन को लेकर भी इंदौर में कांग्रेस ने भी घर घर शिव अभियान शुरू किया है। देखना होगा कि सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना चुकी कांग्रेस का यह अभियान कितना सार्थक होता है और आने वाले चुनाव से पहले राम वन पथ गमन का मुद्दा कितना गर्माता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे राम नाम को लेकर हो रही सियासत पर। जी हां, मध्य प्रदेश में हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि जब भी चुनावी मुद्दे गरमाते हैं राम के नाम पर सियासत नजर आती है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में समय है विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन उसके पहले ही राम वन पथ गमन को लेकर अपनी अपनी बात को सामने रखते हुए सियासी दल नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस इसका श्रेय लेने के लिए आगे आती हुई नजर आ रही है, वहीं बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साध रही है। लेकिन इस सियासत का अंजाम क्या होगा? क्या वाकई इस राम नाम के सहारे चुनावी वैतरणी को पार करने में कांग्रेस और बीजेपी को फायदा मिलने वाला है? इसे समझेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। राम वन पथ गमन को लेकर क्यों छिड़ी फिर बहस? क्या आगामी चुनावी वैतरणी राम के भरोसे होगी पार? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व करेगा कांग्रेस की राह आसान? क्या मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने पर सियासी जोर? जी हां, अलग अलग मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, मिडिल क्लास की समस्या, इन सारे मुद्दों को लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान जरूर नजर आती है। लेकिन साथ ही साथ सियासत में राम नाम का जुड़ा होना बार बार सामने आता है। तो क्या केवल
वोट हथियाने के लिए इसका सहारा लिया जाता है या वाकई इसके लिए सियासी दल कुछ करना भी चाहते हैं? जवाब लेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, और देवदत्त दुबे जी हमारे बीच हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल लोया साहब आपसे, एक बार फिर से राम वन पथगमन को लेकर आपकी तरफ से बात कही जा रही है, आप कमेटी की बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जब वो सत्ता में थी उसने इस बारे में विचार किया, और अब चूंकि आप सत्ता में हैं तो आप केवल बातें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। देखिए, 2-3-4 बातें हैं ना इनमें। पहली बात तो ये है कि हम लगातार काम कर, और राम वन गमन पथ हमारे लिए ना तो कोई राजनीति का विषय है, ना हमारे लिए चुनाव का विषय है। हमारे ये राम के सहारे हम सरकार नहीं चाहते। हम राम की आस्था के सहारे इस संसार के पार जब जाएंगे तब राम हमारी सहायता करेंगे। हमारे लिए राम हमारे आराध्य। दूसरी बात करूं, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप हर चीज के बारे में ये कहते हैं कि ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया, ये श्रेय लेने की होड़ में कब तक लगे रहेंगे? अरे आप स्वीकार करिए कि 2009 में आपने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र देकर, सरकार की ओर से शपथ पत्र देकर ये कहा कि राम एक काल्पनिक चरित्र है, राम वास्तविक पुरुष नहीं है। तो आपको तो इस पर अधिकार ही नहीं बनता। अब दूसरी बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2018 में जब चुनाव में गई थी तो हमारे चुनाव घोषणा पत्र के अन्य बहुत सारी बातों में से एक हिस्सा ये भी, और जो लोग आज राम वन गमन पथ की बात कर रहे हैं, इन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि ये कहां से निकल कर गए थे। क्या अयोध्या से श्रीलंका तक जो जब राम गए थे उसमें से मध्य प्रदेश में कौन सा हिस्सा था कि मध्य प्रदेश में अयोध्या से आए तो चित्रकूट रहे 11.5 वर्ष, उसके बाद वहां से सतना, सतना से पन्ना, कटनी, जबलपुर और शहडोल होते हुए अमरकंटक गए, मंडला, या यहां से निकल कर गए राम। और इसके अलावा हमने 21 स्थलों का चयन किया है, जिनमें से 20 भारतवर्ष में है और 1 श्रीलंका में है। और इनके विकास के प्रति जो मध्य प्रदेश का पार्ट आता है, यहाँ का हमने एमपीआरडीसी को एजेंसी भी बना दिया है, और उसके लिए 1 करोड़ रुपए की आवंटन आध्यात्म विभाग कर चुका है, और उसमें से 50 लाख रुपए की राशि भी जारी कर चुका है। तो जो लोग राम वन गमन की बात करते हैं तो क्या उनको राम का चरित्र मालूम है, राम के वन के जाने का रास्ता मालूम है? कुछ नहीं मालूम। केवल बातें करना और बातों के आधार पर काम करना। और इनके एजेंडे में हमेशा आप एक शब्द इस्तेमाल कर रही थी, मुझे उस पर बड़ा ताज्जुब होता है। ये सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है? कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, उसकी अपनी अपनी मान्यता है, और हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। अब इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट इस्लाम, हार्ड इस्लाम, ये शब्द कौन से हैं? ये किस तरह, किस दिशा में कांग्रेस जाना चाहती है? ये हमेशा अपने मानकों का पूछ लेते हैं कि वो किस दिशा में जाना चाहती है, अपनी गलती पर सुधार करना चाहती है, या गलती जो है वो उसके लिए अब आगे भी इसी तरह सियासत में एक फांस की तरह काम करेगी? क्या कहेंगे फिरोज साहब? देखिए नाज़नीन जी, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहते 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 रह गए, मंदिर नहीं बना सके। वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, मंदिर और मस्जिद दोनों ने बनवाई। हजारों लोगों की इन्होंने बलि दे दी उस मंदिर में, और तमाम दंगे कराए पूरे देश में 1990 से लेके, और पूरे देश में इन्होंने है ना जो हड़कंप किया है, और जो वो पूरे देश में नफरत फैलाई है। इनका जो दंगा रथ लेके वो जो निकले थे रामकृष्ण अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, वो सबने देखा है। हम तो कांग्रेस पहले दिन से कहती थी कि ये अदालत को सुलझा लेने दीजिए, या दोनों पक्ष कट जाए या अदालत जाते, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पहले मंदिर बनेगा बाद में सरकार। हम तो शपथ बाद में लेंगे, पहले मंदिर बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी है, 1400 करोड़ का चंदा खाया है विश्व हिंदू परिषद ने। चंपत राय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्या है वो प्रचारक रहे, उनके ऊपर घोटालों के आरोप लगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में उस पर। अब राम वन गमन पथ की बात आती है। 2012 में शिवराज सिंह ने घोषणा की, 2016 में फिर अपने दृष्टि पत्र में 2018 में
इन्होंने फिर लेके आए। जी 1,000 रुपए का बजट था जब हम सरकार में आए तो पता चला राम वन गमन पथ के लिए 1,000 रुपए का बजट। कमलनाथ जी की सरकार ने अपने रिकॉर्ड टाइम में उसका डीपीआर बनवाया, यानी पूरी कार्य योजना बनवाई, उसकी 453 करोड़ रुपए आवंटित किए बजट में। आप चाहिए तो चाहे तो 2019 का जो बजट है वो उठा के देखिए, ठीक है। और हमने उस राम वन पूरा डिटेल एस्टीमेट हर चीज बना दी। अब 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी याद आ रही है, और कितने का बजट है? 1 करोड़। जब 453 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित हो चुके उसके लिए, 1 करोड़ रुपए का बजट है। महाकाल मंदिर हो, ओम सर्किट हो, महाकालेश्वर हो, ये सबका काम तो कांग्रेस ने किया है। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर राम वन गमन पथ बनाना ही है तो ये क्या न्यास बनाएंगे, समिति बनाएंगे, ऐसा करेंगे, फिर वो चंदा चोर आ जाएंगे उसमें। हमने कहा जो काम हम करके गए, धर्मस्व विभाग को दिया था कि आप डीपीआर बनाइए, धर्मस्व विभाग ने उसको बना दिया। 453 करोड़ एलोकेटेड है, आप टेंडर लगाइए और टेंडर लगा के एजेंसी तय करिए। चलिए लोया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका कमेंट ले लेती हूँ। जी बोलिए लोया साहब। 1 करोड़ रुपए में राम मंदिर बनेगा क्या? बोलिए लोया साहब, बोलिए। बता रहे हैं कि अरे वो पूरे में चिल्लाते घूमे। फिरोज जी की बात हो जाए। नहीं वो हो गई, आप बोलिए, फिर मुझे दुबे जी की तरफ भी रुख करना है। आप बोलिए अपनी बात। देखिए मैं 2-3 बातें फिर से कह रहा हूँ कि देखिए, एक तो आंकड़ों को फर्जी मत करिए कि 453 करोड़ स्वीकृत किए, एक बात, क्योंकि आप बजट आज मौजूद है। बजट मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप डीपीआर कह रहे थे और अभी आप चर्चा में कह रहे थे कि हमने पैसे स्वीकृत करे। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको बहुत सारी बात मैं आपसे फिर कह रहा हूं, राशि क्या स्वीकृत करी और क्यों करना पड़ी आपको? इसलिए करना पड़ी कि 2000 काम होता जाएगा और राशि अपने आप आती जाएगी। फिरोज जी मैं आपके बीच नहीं बोला था, तो आपकी भी जिम्मेवारी है। देखिए मैंने कितनी शालीनता से कहा था, जब आपकी बात पूरी होगी तब मैं बोलूंगा। अब मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, टोकता नहीं हूँ। 2017 में पहली बार जब हम इसे बजट में लाए, और बजट में टोकन देने का मतलब ये होता है कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उसकी स्वीकृति दी, और इसीलिए हम इसको बजट में लाए थे। और याद रखिएगा कि एक बार जिस चीज को हम बजट में ले आते हैं वो सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है। वो किसी सरकार मतलब किसी राजनीतिक दल की नहीं, सरकार की होती है। परंतु आप जब सरकार में आते हैं तब अलग तरह के काम करते हैं, और जब सरकार से हट जाते हैं तो अलग तरह की घोषणाएं करते हैं। अभी आपके नेताजी अपनी वाइट में कह रहे थे कि ताले हमने खुलवाए। अरे ताले खुलवाए आपने, लगवाए किसने? आप मुझे बता दें, उसका नाम भी बता दें कि फला व्यक्ति ने लगवाए थे। आप अभी कह रहे थे कि हम सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं बन रहा है फिरोज जी। और रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं बनवा रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लें। सुप्रीम कोर्ट है वो, सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी। आप बोल रहे हैं फिरोज जी। चलिए आप दोनों बोल सकते हैं, रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। आप दोनों अपनी बात कह लीजिए, फिर दुबे सर का उत्तर लेंगे। मैं ये कहता हूँ, आप मुझे एक बात बताइए कि आप अगर कोर्ट ने बनवाया था तो आप उस कोर्ट के पास 2018 में गए थे। आपके 35 वकील थे जो ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि इसकी सुनवाई मत करिए, 1 साल के लिए टाल दीजिए, इसकी सुनवाई इनकी सरकार में मत करिए, क्योंकि अगर आपने इनके पक्ष में फैसला दे दिया तो ये मंदिर बनाने का काम शुरू कर देंगे। कौन सा कारण था आप उसकी सुनवाई रुकवाना चाहते थे? मैं आपसे फिर कहता हूं, थोड़ा सा ईमान और धर्म लाइए। 2009 में कहते हैं राम काल्पनिक है, 2018 में कहते हैं कि नहीं, सुनवाई अभी नहीं होना चाहिए, और इसके बाद बीजेपी जो भी करती है उसमें कांग्रेस को फर्जीवाड़ा नजर आता है, उसे उसमें फर्जी आंकड़े नजर आते हैं। सवाल बजट पर भी है, सवाल समय पर भी है, लेकिन सवाल ये भी है कि जब जब चुनाव आते हैं तब ये मुद्दे गरमाते हैं। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, हम किसी भी राज्य की बात कर लें, चुनावी मुद्दों में मूल मुद्दे गायब हो जाते हैं। दुबे सर। नाजनी जी, राम एक आदर्श है, और राम मंदिर और राम पथ गमन पर श्रेय लेने की राजनीतिक दलों की जो जद्दोजहद है वो देखी जा सकती है, आप और हम देख रहे हैं। लेकिन राम को मानने वाले राम की कितनी मानते हैं? राम ने क्या जीवन, राम राज्य की बात करते हैं, राम ने क्या जीवन जिया? राम के खिलाफ एक वोट था कैकई का, और उन्होंने राम राज्य त्याग के 14 वर्ष का वनवास लिया।
और आज आप देखते हैं कि वोटों की किस तरह से डकैती होती है, कैसे हड़पा जाता है, कैसे साम दाम दंड भेद शराब पैसा बांट के वोटें ली जाती है। उस समय राम चाहते तो कैकेयी और मंथरा को कहीं भी एक कमरे बंद करवा देते और राम राज्य की सिंहासन देते। तो आज के राजनीतिक दलों को ये सबक लेना चाहिए कि हम राम पथ गमन, राम मंदिर, इसकी बजाय राम ने जो जीवन जिया है, जो आदर्श स्थापित आदर्शों की बात करनी चाहिए जी। कुछ अंश उसके अपने जीवन में उतारे जी, क्योंकि राम का महत्व जो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, पूरी दुनिया में है, और इन दो प्रदेशों में कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि दिन में राम अयोध्या, दिन में ओरछा रहते हैं, रात में अयोध्या रहते हैं। वनवास का 11.5 वर्ष भगवान ने चित्रकूट और उसके आसपास बिताया। तो ये तो बहुत पहले हो जाना था राम पथ गमन का निर्माण और राम मंदिर का भी, लेकिन अब चूंकि इस संबंध में हो रहा है तो इसमें बहस ना करके राम राज्य कैसे स्थापित हो, राम ने कौन से मूल्य स्थापित किए, कौन से सबरी के झूठे बेर भी खाए, उन्होंने शत्रु को कभी ललकारा, वैसा नहीं मारा पीछे से, उनके बहुत सारे जो आदर्श है। भाई ने खड़ाऊ राज्य चलाया भरत ने, तो आज तो भाई क्या मर्डर करवा देते हैं सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। उत्तर प्रदेश में एक प्रत्याशी ने ऐसा भी किया था। तो राजनीतिक दलों को केवल सतही मुद्दों पर और वोट कमाने का नहीं, जिस दिन ये राम को अपने जीवन में उतार लेंगे, उनके आदर्शों को उतार लेंगे, इनको सत्ता भी मिलेगी, इनको शांति भी मिलेगी, स्वाभिमान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस अंतर ये कि इस जद्दोजहद में ना पड़े। लेकिन क्या दुबे जी आपको भी लगता है कि कुछ एक मुद्दे हैं, चाहे वो किसान के हों, बेरोजगारी के हों, ये मुद्दे जो हैं ये बार बार सामने आते हैं? क्योंकि जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि 2006 और 7 के बीच से ये मुद्दा शुरू हुआ और उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया, तो क्या ये माना जाए कि इस मुद्दे को लगातार ताजा रखने की बात है, बार बार चुनावों में इसका उपयोग करने की बात है, या फिर जो काम सरकार में रहते हुए अभी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जब वो सरकार संभाल रही है तो वक्त लगता है उस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए? आप ये देखिए कि दोनों ही दलों के पास इतने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छोड़कर या तो धर्म की बात की जाती है, जाति की बात की जाती है, क्योंकि इसमें थोक बंद वोट की व्यवस्था हो जाती है। पुरुषार्थ से और कर्म करने से एक एक वोट के लिए प्रभावित करना पड़ता है। लेकिन ये जो दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राजनीतिक दल घूम फिर कर आ जाते हैं, क्योंकि इन दो मुद्दों से एक मुश्त वोट मिलता है। लेकिन अब इससे इतर अब जो नई पीढ़ी आई है, जो नया युवा है, वो ये धर्म और जाति के मुद्दों पर विश्वास नहीं करता, वो कर्म पर विश्वास करता है। वो आप देखता है कि आप बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हैं, आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। आज बहुत बच्चे अपनी नौकरी छोड़कर किसानी करने के लिए भी आ रहे हैं, तो वो देखते हैं कि हमारी समस्याएं कौन हल कर रहा है, हमें रोजगार के साधन कौन उपलब्ध करा रहा है, हमें एकता के साथ जीने का अधिकार कौन दे रहा है, हमें शांति स्वाभिमान के साथ जीने की व्यवस्था कौन जी। अब युवा जो है वो सारे मुद्दे समझ रहा है और इन मुद्दों को दरकिनार कर रहा है, क्योंकि ये मुद्दे लगातार बार बार सियासत में नजर आते हैं। फिरोज साहब, अगर जिस तरीके की बात कांग्रेस करती है कि आप आने वाले चुनावों में सत्ता में वापसी करेंगे, तो क्या आप उन मुद्दों की तरफ जाएंगे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो किसानों की बात हो, बेरोजगारी, महंगाई और तमाम दूसरे मुद्दे? जो कौन नारा लगाता है, जो 80-20 की बात करते हैं, जय श्री राम का नारा लगा के 80-20 की बात करते हैं। कांग्रेस ने तो राम वन गमन पथ लिए हमने उसको शुरू किया कि वो एक हमारे लिए एक धार्मिक स्थल, एक हमारा रिलीजियस टूरिज्म, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में लोगों को आकर्षित हो, लोग आए वहां। हमने उसमें ये भी कार्य योजना में रखा था कि आप पैदल चल के जाना चाहें, जो कोई करवा लंबी तो पैदल जाएं, और जिनको गाड़ी से जाना है तो गाड़ी का भी रास्ता रहेगा कि है ना, आप अपने 4 व्हीलर से चले गए और ताकि आप अपनी एक परिक्रमा कर गए। ये हमारा एक उसी की कड़ी में हमने महाकाल को रखा, ओमकारेश्वर को रखा, महेश्वर को रखा, ताकि लोग जो हैं इसमें जो ओम सर्किट था जिसमें सभी शिवलिंग आ जाए और हमारे जितने धार्मिक स्थल है इसको हम टूरिज्म के साथ जोड़ रहे थे, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन के साथ जोड़ रहे थे, ताकि बाहर से लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और आएंगे तो
चलिए वो आपने सरकार में रहते हुए सोचा था, लेकिन जब सरकार चली गई तो उसके बाद विपक्ष में रहते हुए आपको नहीं लगता कि जब न्यास बनाने की बात हुई तभी आपको याद आया कि ये काम हमने शुरू किया था? इसमें पहले क्यों नहीं विपक्ष ने भूमिका दिखाई, क्यों नहीं आपने सवाल खड़े किए? अभी जब सरकार की तरफ से कमेटी गठन की बात आ रही है तब आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये हमने किया था? उसके पहले क्यों नहीं पूछते सर? क्यों हमने कितनी बार पूछा इनसे? ये तो आप कमेटी गठन कर रहे हैं, ये हेडलाइन बना रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं है उस पे। 1 करोड़ रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, ये अगर सवाल किया जाए साहब हेडलाइन के लिए केवल काम कर रही है सरकार, के लिए हेडलाइन के लिए काम कर रहे हैं आप। हाँ, खाली हेडलाइन बना रहे हैं कि हाँ नाजनीन जी गमन पथ। अरे बिल्कुल बोलिए, लोया साहब बोलिए। 14-15 साल की सरकार में हाँ बोल सकते हैं सर, बोलिए आप अपनी बात रखिए। दोनों नाजनीन जी तीन बातें आप समझ लीजिए। ये सरकार रोजगार पे भी काम कर रही है। 12 जनवरी से 24 फरवरी तक हमने मध्य प्रदेश में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है। इस मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभूतपूर्व काम हुआ है। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी। हम कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें काम नहीं कर रहे, परंतु राम इस देश की आस्था के प्रतीक है, इसलिए उनके वन गमन का पथ मध्य प्रदेश में विकसित होना चाहिए। तो ये मैंने आपसे शुरू में कहा था, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। फिर आपसे कह रहे हैं, अब आप मुझे ये बता दीजिए, 17 साल हो गए भाई सरकार नहीं करते। फिरोज जी आपकी पार्टी राम को स्वीकार नहीं करती, क्यों आप बात कर रहे हैं? अरे भैया मैं आपको बताऊं, अभी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। ये अंत्योदय क्या है? ये अंत्योदय क्या है? ये अंत्योदय वही है जो राम राज्य की परिकल्पना है। उसी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय कहा कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, और यही राम राज्य है, और यही राम राज्य की परिकल्पना है, यही राम राज्य की परिकल्पना है कि लोगों को मुफ्त राशन मिले तो आपको तकलीफ, लोगों को अगर मुफ्त इलाज मिले तो आपको तकलीफ। क्योंकि राम राज्य और क्या था? राम राज्य यही था फिरोज जी, आप पढ़ लें और करें। और राम की सबसे बड़ी घोषणा थी कि निश्चरहीन कराऊं की जीवन का सबसे बड़ा प्रण किया, कर दूंगा मैं इस धरती को। तो वह काम भी हो रहा है। जितने राम विरोधी थे वो आज कहाँ है? मिल नहीं रहे हैं। आज ये राम पोस्टर लेके घूम रहे हैं। और प्रदेश का सवाल है मेरा दुबे जी से। दुबे जी, क्योंकि अभी लोया साहब ने कहा कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, हम तमाम दूसरी चीजें दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए जो दिया जा रहा है और जितने की जरूरत है उस आंकड़े में और उस ग्राफ में अभी बहुत बड़ा अंतर मालूम पड़ता है। और दूसरी तरफ जब हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, जब हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो ऐसे में फ्री राशन वाली बात करना और घोषणा पत्र में इसका शामिल होना, एक तरफ हम विकसित देश की श्रेणी में खड़े होने और उस तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं, और अब भी हमारे घोषणा पत्र में फ्री राशन की बात होती है, रोजगार की बात नहीं होती। तो क्या आपको लगता है कि अभी और ज्यादा इस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है? घोषणा पत्र को भी अब तब्दील होना चाहिए, वो बातें होनी चाहिए जिन्हें आसानी से और जल्दी जब सत्ता में आते हैं सियासी दल तो वो कर सकें। नाजनी जी, वोट इस देश में समस्या बन गई। वोट बनी थी समाधान के लिए कि, लेकिन अब वोट समस्या बन गई है। उसके लिए आपको निःशुल्क, कुछ लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा और कुछ लोगों से टैक्स वसूला जाएगा। इस पे एक समाधान और एक बीच का ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो वाकई में गरीब है उस तक तो ये कोई भूखा ना सोए, उसकी व्यवस्था तो होना चाहिए। लेकिन सबको काम भी होना चाहिए। हर हाथ को यदि काम मिले तो वो अकर्मण्य नहीं होगा। काम आप दीजिए तो आदमी इतना स्वाभिमानी है कि फ्री का वैसा नहीं लेगा, वो काम करके ही लेना चाहता है। और आज की नई पीढ़ी तो इसी तरफ है, तो उसको काम देने की व्यवस्था गांव से लेकर शहर तक ये व्यवस्था होनी चाहिए। और जिस तरह आपने भी कहा, ये जो निःशुल्क वाला है घोषणा पत्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि घोषणा पत्र में होना चाहिए कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे, एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां सब लोग अपने पुरुषार्थ की दम पर, स्वाभिमान की दम पर और अपनी मेहनत की दम पर कमाएंगे और खाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। जो फ्री बांटने वाली सुविधा है, कितने नए नए चुनाव आते हैं और सुनने में आता है कोई साड़ी बांट रहा, कोई शराब, पैसा तो बहुत पहले से चल रहा है, कोई कुछ भी बांट रहा। मौसम के हिसाब से चीजें बांटी जाती हैं, गृहस्थी की चीजें बांटी जाती हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपके कर्म के दम पर वोट मिलना चाहिए। जैसे भीड़ जुटाने के लिए राजनीतिक दल
बसों को लगाते हैं, फिर उनको पैसा भी देते हैं। जी, जी। जबकि आज भी देखो, जिन लोगों की समाज में साख है, चाहे वो समाज सुधारक हो, साधु संत हो, वहां लोग अपना टिफिन, अपना टिकट और अपना टाइम देकर प्रवचन सुनने जाते हैं धर्म गुरुओं के। तो ऐसी आस्था और साख नेताओं को पैदा करना चाहिए कि उनके एक आह्वान पर जनता उनके साथ आए। इसके लिए ये है कि निष्पक्ष भाव से और वोट की चिंता किए बगैर, जीत हार की चिंता किए बगैर आपको काम करना पड़ेगा। क्यों आप समाज सेवा के लिए सत्ता में आते हैं तो आप उसको उस पर कायम रखिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, घोषणा पत्र तक ही राम को सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि राम के आदर्शों पर भी सियासी दलों को चलना होगा। तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में राम के नाम पर सियासत गरमाई है। अब देखना होगा कि राम वन गमन न्यास को लेकर विपक्ष और कितने नए आरोप लगाता है और साथ ही सरकार में रहते हुए बीजेपी इन आरोपों का पटाक्षेप कैसे कर पाती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।